एस्पिरेंट्स कंपटीशन कम्युनिटी के इस चैनल में आपका स्वागत है और मेरा नाम है आकाश सिंह। हम इकोनॉमी के सेकंड वीडियो के साथ आए हैं, जिसमें सबसे पहला वीडियो जो हमने यहाँ पर रिलीज किया, उस वीडियो में हमने ये बताया था कि हाउ टू प्रिपेयर इकोनॉमी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक पीएससी एंड यूपीएससी। वहाँ पे हमने सारी चीज़ों के कंसेप्ट समझे थे कि इकोनॉमी का अप्रोच किस तरीके से रखना चाहिए और इकोनॉमी के सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड कैसे होते हैं। आज उस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट या फिर उस सीक्वेंस की सेकंड पार्ट हम लेकर आ रहे हैं और वो पार्ट है नेशनल इनकम से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं नेशनल इनकम होता क्या है या फिर उसको पढ़ा क्यों जाए, नेशनल इनकम ज़रूरी क्यों होता है जानना। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इस शब्द का मतलब ही नेशन क्या होता है। हम बात कर रहे हैं नेशन की इनकम की, या फिर नेशन कहते किसे हैं। नेशन होने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो ज़रूरी चीज़ें ऐसी हैं कि सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, नेशन होने के लिए एक भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए, एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री होना चाहिए। दूसरा, उस भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले नागरिक होने चाहिए या हम कहें सिटीजन होना चाहिए। तीसरा, उस भौगोलिक क्षेत्र में राज कर रही कोई सरकार होनी चाहिए और वो सरकार कैसी होनी चाहिए, सोवरेन होना चाहिए या फिर हम ये कहें संप्रभुता सरकार होनी चाहिए। तो जब भी हम नेशन कहते हैं तो नेशन इन चार चीज़ों का कंपाइलेशन होता है। गवर्नमेंट होनी चाहिए, ज्योग्राफिकल बाउंड्री होनी चाहिए, सिटीजन होना चाहिए और वो गवर्नमेंट के पास सोवरिटी होनी चाहिए। तो उसे हम कहते हैं नेशनल या फिर राष्ट्र। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं नेशनल इनकम की, तो नेशनल इनकम से हमारा तात्पर्य होता है नागरिकों की इनकम से रिलेटेड। नागरिकों की इनकम का ही ब्रॉड कंसेप्ट होता है नेशनल इनकम। समझते हैं, एक नागरिक, दो नागरिक, भारत में जितने भी नागरिक होते हैं उन सारे नागरिकों की जब हम इनकम को जोड़ लें तो वो उस पूरे राष्ट्र की इनकम हो जाती है। तो ब्रॉड टर्म्स पर एक लाइन पर अगर ख़त्म किया जाए तो राष्ट्रीय आय मतलब राष्ट्र में रहने वाले नागरिकों की आय, या फिर नेशनल इनकम मतलब सिटीजन्स की इनकम से मतलब होता है। अब बात करते हैं कि ठीक है, यहाँ पर एक चीज तो हम समझ गए कि राष्ट्रीय आय मतलब नागरिकों की आय। राष्ट्रीय आय मतलब किससे संबंधित बात होने वाली है, नागरिकों की आय से। अब ये हमारे लिए पढ़ना महत्वपूर्ण क्यों है, सीजीपीएससी के एस्पिरेंट को ये पढ़ना इतना जरूरी क्यों होता है। इतना पढ़ना इसलिए जरूरी होता है इस चीजों को, क्योंकि जब भी हम नागरिकों की आय की बात करते हैं, ये पढ़ना इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि नागरिकों की आय को पढ़ने के साथ हमें वहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का ज्ञान होता है, या फिर हम ये कहें उस किसी भी राष्ट्र में रहने वाले नागरिकों के जीवन के स्तर की क्या स्थिति है उसका ज्ञान होता है। जैसे कि उस राष्ट्र पर वहाँ के नागरिकों की साक्षरता कैसी है। साक्षरता में फिर हम देखते हैं क्या कि वहाँ पर जेंडर इनइक्वालिटी है कि नहीं है। जेंडर इक्वालिटी या फिर जेंडर इनइक्वालिटी की बात करते हैं। जीवन के स्तर की बात करते हैं तो हम वहाँ पर स्वास्थ्य की बात करते हैं, और स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य में वो सारी चीज़ें आती हैं जो स्वास्थ्य से संबंधित होती हैं। जैसे उस नेशन का IMR क्या होता है, MMR क्या होता है, वहाँ पर हॉस्पिटल की सेवाएँ कैसी हैं, किस तरीके से उपलब्ध हो रही है, एक्सेस है कि नहीं, अफोर्डेबल है कि नहीं। ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड होती हैं, स्वास्थ्य से। हम देखेंगे कि वहाँ के नागरिकों के पास में घरों तक शौचालय है या नहीं। हम जब नागरिकों की आय की या जीवन के स्तर की हम बात कर रहे हैं तो हम देखेंगे क्या लोगों के घरों तक शुद्ध पेयजल की पहुंच हो रही है कि नहीं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी राष्ट्र के नागरिकों की आय या किसी भी राष्ट्रीय आय से संबंधित, राष्ट्रीय आय किससे संबंधित हुई, नागरिकों की आय। और नागरिकों की आय से आप क्या चीज़ें देख सकते हैं, आप देख सकते हैं उस राष्ट्र में रहने वाले नागरिकों के जीवन के स्तर को, कि वहाँ पर ये सारे क्षेत्र जो सामाजिक आर्थिक जो क्षेत्रों में वहाँ के नागरिकों की किस तरीके की स्थिति है। ये जानने के बाद आप कर क्या सकते हैं। चलिए ठीक है, हमने किसी भी राष्ट्र की नागरिकों की आय या राष्ट्रीय आय हमने समझा, और राष्ट्रीय आय हमारे क्या दर्शाएगा, उस राष्ट्र में रहने वाले नागरिकों के जीवन का स्तर बताएगा। अब ये क्यों बताए, ये हमारे लिए जानकर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो सेकेंड चीज़ जो इम्पोर्टेंट होगा, हम विश्लेषण करेंगे या फिर कहें एनालिसिस करेंगे कि नागरिकों की जीवन का स्तर किस प्रकार से है, और ये नागरिकों के जीवन का स्तर होने के पीछे वहाँ पर कारण कौन से थे। ऐसा क्या हुआ अर्थव्यवस्था पर जिसकी वजह से नागरिकों की जीवन के स्तर की जो स्थिति है उसका वर्तमान या फिर प्रेजेंट स्टेटस इस तरीके से है। तो एनालिसिस के लिए, जीवन के स्तर के लिए, और आगे किस तरीके से बढ़ा जाए, जो जीवन का वर्तमान स्थिति है उससे और कैसे आगे बढ़ा जाए, उसको और मॉडिफाई कैसे किया जाए, उसको और कैसे विकास किया जाए उसका, ये करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, प्लानिंग। क्लियर। तो किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय जानने के लिए हमारे लिए ज़रूरी तीन चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। पहला तो वो वर्तमान स्थिति बताएगी, नागरिकों की स्थिति बताएगी, जीवन के स्तर की स्थिति बताएगी, इस स्थिति के पीछे कौन से कारक थे, मतलब विश्लेषण के बारे में बात होगा, और इस स्थिति से आगे कैसे बढ़ा जाए, इस स्थिति का और कैसे विकास किया जाए, मतलब कि अब नियोजन या फिर प्लानिंग की बात होगी। इन तीन कारणों की वजह से हमें राष्ट्रीय आय या फिर नागरिकों की आय
पढ़ना महत्वपूर्ण होता है। राष्ट्रीय आय को पढ़ने के लिए विभिन्न विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण होते हैं। विभिन्न विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोणों में जो सबसे पहले आता है वो आता है जीडीपी। समझते हैं, सबसे पहले जो आता है वो होता है जीडीपी, या फिर इसे हम क्या कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी में होगा ये सकल घरेलू उत्पाद। सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज होता है वो होगा जीएनपी, या फिर इंग्लिश में इसे हम कहेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। फिर आएगा एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। फिर आएगा फोर्थ प्रति व्यक्ति आय, या फिर पर कैपिटा इनकम। किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय को मापने के लिए ये 4 प्रकार के मुख्यतः 4 दृष्टिकोण होते हैं। जैसे जीडीपी से भी हमको राष्ट्रीय आय का ज्ञान होगा, लेकिन ये राष्ट्रीय आय के कुछ विभिन्न दृष्टिकोण के बारे में बताएगा। जीएनपी भी राष्ट्रीय आय का एक विभिन्न दृष्टिकोण आपके सामने प्रदर्शित करेगा, एनएनपी कुछ और दृष्टिकोण, और प्रति व्यक्ति आय कोई और दृष्टिकोण। इन 4 चीजों का अलग अलग दृष्टिकोण, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीडीपी के बारे में। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसकी डेफिनेशन पर पहले हम बात करते हैं, फिर उसके बाद समझेंगे कि ये कौन सा दृष्टिकोण दिखाता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का डेफिनेशन जो यहाँ पर लिखा गया है, इसे मैं एक बार बोल भी देता हूँ। मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड within a territory in a specific period of time is called gross domestic product of that territory। हिंदी में क्या होगा, एक निश्चित समय अवधि के भीतर किसी भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को उस भौगोलिक क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले बात होती है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की। सेकंड जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है टेरिटरी। थर्ड इंपॉर्टेंट टर्म है वो है स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड यहाँ पर दिख रहा है, कीवर्ड्स दिख रहे हैं, वो क्या है, अंतिम वस्तु और सेवा। फिर दिख रहा है एक भौगोलिक क्षेत्र टेरिटरी, और उसके बाद दिख रहा है एक निश्चित समय अवधि या फिर स्पेसिफिक पीरियड। अब बात करते हैं कि सबसे पहले तो मन में ये सवाल आया कि जब भी हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय आय की, तो राष्ट्रीय आय को मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा राष्ट्रीय आय मतलब संबंधित होता है नागरिकों की आय, लेकिन हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं मौद्रिक मूल्य, मनी वैल्यू किसका, सारे वस्तु और सेवाओं जो उसका उत्पादन हुआ है। पहले समझ लेते हैं कि ये टेरिटरी किस बात की कर रही है। मान लीजिए ये इंडिया का रफ डायग्राम, इस रफ डायग्राम में ये क्या हो गई, एक टेरिटरी हो गई। अब इस टेरिटरी में कोई एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम होगा, मान लो कि वो 1 मंथ भी हो सकता है, 3 मंथ भी हो सकता है, और पूरा एक फाइनेंशियल ईयर या वित्तीय वर्ष भी हो सकता है। ठीक, तो एक टेरिटरी में किसी एक निश्चित समय अवधि पर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं सेवाएं, मतलब कि यहाँ पर प्रोडक्शन क्या हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज का, लेकिन वो किस रूप में होने चाहिए, अंतिम रूप में होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि इस भौगोलिक क्षेत्र में किसी एक निश्चित समय अवधि पर जितने भी अंतिम वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हुआ है, उस अंतिम वस्तुओं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को इस भौगोलिक क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद कह रहे हैं। क्लियर है, और वो किस प्रकार के वस्तु होने चाहिए, अंतिम वस्तु। अब मन में सबसे पहले डाउट ये आता है कि जब मैंने कहा कि सकल घरेलू उत्पाद मनी वैल्यू है वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को, और उसके पहले मैंने क्या कहा था कि राष्ट्रीय आय संबंधित है किसकी, नागरिकों की आय से। तो नागरिकों की आय और वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य, ये दोनों चीज कैसे कनेक्ट हो रही हैं, समझते हैं। यहाँ पर जो वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य की बात कर रहे हैं, ये वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य आखिरी में किसके मौद्रिक मूल्य की बात होती है, नागरिकों की आय की। जैसे इस मार्कर की कीमत कितनी हो रही है, मान लीजिए 50 रुपए। 50 रुपए का ये मार्कर है, तो इस मार्कर का जो मौद्रिक मूल्य है, ये मौद्रिक मूल्य आखिरी में किसकी आय बनने वाली है, इस मार्कर के उत्पादन से जुड़े हुए लोगों का। जो लोग इसके साथ जुड़े हुए थे, इसका उत्पादन कर रहे थे, ये जाकर बनेगा उनकी आय का। तो हम या तो क्या कर सकते हैं, सभी लोगों की, सभी नागरिकों की आय को जोड़ ले, या फिर जितने भी वस्तुएं सेवाएं उत्पादित हुई है उनके अंतिम रूप को जोड़ लिया जाए। अंतिम रूप से मैं कहने का मतलब क्या है कि वस्तु और सेवाओं का वो रूप जिसमें अब मूल्यवर्धन होना बाकी नहीं है, या वैल्यू एडिशन अब होना नहीं है। आसान शब्दों में कहा जाए कि वो वस्तु और सेवाएं जिसका अब कंजप्शन के लिए वो तैयार है, जिसका उपभोग करने के लिए तैयार है। जैसे ये मार्कर, जब सिर्फ इसमें ये चीज़ को हटा दिया जाए तो ये अंतिम वस्तु नहीं होगी, जब इसमें कैप भी लगा दिया गया है तब ये कंजप्शन के लिए तैयार है, बाजार में बिकने के लिए तैयार है कंजप्शन के लिए, तो ये अंतिम वस्तु हो गई। तो इस अंतिम वस्तु के मौद्रिक मूल्य को जो इस भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादित हुई है उसको बोलेंगे उस भौगोलिक क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद। अब मेंस में अगर क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का और आपसे पूछता है डिफाइन जीडीपी या फिर जीडीपी को परिभाषित करें, तो आप क्या करेंगे, आप इसी डेफिनेशन को, मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इसी डेफिनेशन को आप लिखेंगे और जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है उसको आप अंडरलाइन कर देंगे। कई लोगों के मन में डाउट आता है कि ये जो वित्तीय वर्ष है, ये जो स्पेसिफिक पीरियड बात कही गई है, ये वित्तीय वर्ष है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जीडीपी 3 महीने के लिए भी निकाली जाती है, जिसे हम क्वार्टरली जीडीपी कहते हैं, हाफ ईयरली जीडीपी भी निकाली जाती है और फाइनेंशियल ईयर के लिए भी निकाली जाती है। तो आप अपने डेफिनेशन में कोशिश करेंगे कि यहाँ पर निश्चित समय अवधि या स्पेसिफिक पीरियड लिखें। ठीक,
जिससे आपकी डेफिनेशन एक ब्रॉड कंसेप्ट की तरह कवर हो जाए। फिर उसके बाद कई डाउट आता है कि यहाँ पर अर्थव्यवस्था, राष्ट्र, देश, इस टेरिटरी की जगह पर कई देश लिख दिया जाए। ध्यान दीजिएगा, राज्य का भी जीडीपी निकलता है, देश का भी जीडीपी निकलता है और विश्व का भी जीडीपी निकलता है। तो यहाँ पर जीडीपी कहने का तात्पर्य किसी एक भौगोलिक क्षेत्र से है, किसी एक भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की बात हो रही है। तो आप यहाँ पर राष्ट्र बस अगर लिख देंगे तो आपकी डेफिनेशन शॉर्ट हो जाएगी। इसलिए आप क्या करेंगे, आप टेरिटरी लिख देंगे, भौगोलिक क्षेत्र लिख देंगे, ताकि आपकी डेफिनेशन ब्रॉड कंसेप्ट को कवर कर सके। वो राज्य के कंसेप्ट को भी, देश के कंसेप्ट को भी और विश्व के कंसेप्ट को भी कवर कर सके। इसलिए आप क्या लिखेंगे, टेरिटरी लिखेंगे, यहाँ पर निश्चित समय अवधि या फिर स्पेसिफिक पीरियड लिखेंगे। राष्ट्र और वित्तीय वर्ष लिख के अपने डेफिनेशन को छोटा नहीं करेंगे। क्लियर है? अब आगे हम समझते हैं कि अगर इसी डेफिनेशन को 4 मार्क्स के लिए पूछा जाए कि डिफाइन जीडीपी एंड इट्स सिग्निफिकेंस, या फिर जीडीपी और उसके महत्व को बताएं, तो आगे अब जो बातें होंगी वो क्या होंगी, इसके महत्व से संबंधित। तो आइए समझते हैं कि अब उसका महत्व क्या क्या होता है। सबसे पहले महत्व की बात करते हैं। इट शोज इंटरनल स्ट्रेंथ ऑफ दैट टेरिटरी, वो उस भौगोलिक क्षेत्र के आंतरिक स्थिति को दर्शाता है। इस लाइन को हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले महत्व को एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए कि किसी भी देश की जीडीपी का वो मौद्रिक मूल्य आया है 500। सभी अंतिम वस्तुओं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य की क्या कीमत हो रखी है, 500 रुपए। अब ये 500 रुपए को अगर आगे हम क्लासिफाई करें तो मान लीजिए 350 रुपए की जो वस्तु है वो किस प्रकार की वस्तु है, वस्त्र एवं जूते, ठीक है, क्लोथ्स एंड फुटवेयर्स। इसमें से 50 रुपए की जो वस्तु है मान लीजिए खाद्य प्रसंस्करण या फिर ऐसे वस्तु रिलेटेड हैं, ऐसे वस्तु हैं जो खाद्य से संबंधित हैं। फिर मान लीजिए इसमें जो 100 रुपए की वस्तु है वो किस प्रकार की वस्तुओं से जुड़ा हुआ है, सेवाओं से, और सेवाओं में भी 80 किस प्रकार की सेवाओं से हैं, कंप्यूटर सर्विस से। तो कहने का मतलब क्या है, इस वाले चार्ट को हमने हमारी पिछले वीडियो में समझा था कि ये चार्ट आपका है क्या, इकोनॉमी की पढ़ाई कैसे किया जाए, हाउ टू प्रिपेयर इकोनॉमी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले वीडियो में आपको दिखेगा। तो यहाँ पर क्या बात हुई है कि मान लीजिए किसी भी देश की जीडीपी 500 है, जिसमें यहाँ पर वस्तु उत्पादन में सबसे अधिक जो वस्तुओं का उत्पादन हुआ है वो किसका हुआ है, वस्त्र एवं जूते का। ये क्या चीजें बता रही हैं कि आपके देश में जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ है उसमें सबसे बड़ा भाग किस प्रकार के वस्तुओं का है, वस्त्र एवं जूतों का। तो आपके कंज्यूमर मार्केट में, आपके वस्तु बाजार में जो डिमांड है वो सबसे ज्यादा किस प्रकार के वस्तुओं का है, वस्त्र एवं जूतों का है। सबसे ज्यादा इस प्रकार के वस्तुओं की डिमांड है, इसीलिए सबसे ज्यादा उत्पादन भी हुआ है। सबसे ज्यादा उत्पादन वस्त्र एवं जूतों का हुआ है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसकी डिमांड है। तो सबसे पहले जीडीपी जो है, ये जो जीडीपी है सबसे पहले आंतरिक स्थिति में सबसे पहला जो चीज बताएगी आपके भौगोलिक क्षेत्र में या अर्थव्यवस्था के भौगोलिक क्षेत्र में किस प्रकार की वस्तुओं की मांग है, या फिर अर्थव्यवस्था पर लोग किस प्रकार के वस्तुओं को उपभोग करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए ज्यादा आगे हैं, कंजप्शन के लिए किस चीज की वस्तुओं का डिमांड कर रहे हैं। ये सबसे पहले आपको आंतरिक स्थिति में ये दर्शाएगा। अब ये जानना आपके लिए क्यों जरूरी है, चलिए ठीक है, हमने ये देखा कि सबसे ज्यादा वस्तु वस्त्रों और जूतों का है, सबसे ज्यादा कीमत उनकी है, लेकिन ये जानकर हम क्या कर लिए, ये जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार के वस्तुओं का डिमांड सबसे ज्यादा होगा उस प्रकार के वस्तुओं को हम ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करेंगे। हम ज्यादा से ज्यादा इसलिए प्रमोट करेंगे, क्यों? क्योंकि आखिरी में अगर इन वस्तुओं का डिमांड ज्यादा है, इस वस्तुओं की डिमांड ज्यादा है, मतलब उसको हम प्रमोट करेंगे ताकि उनका और प्रोडक्शन हो ताकि लेबर मार्केट में एम्प्लॉयमेंट हो, और एम्प्लॉयमेंट के बाद फिर क्या हो, इनकम, और इनकम ही फिर से पूरी जीडीपी को बनाए। जिस प्रकार के वस्तुओं की मांग ज्यादा होगी उसे ही ज्यादा प्रोत्साहित करने की जरूरत है, क्योंकि वो एक प्रकार के रोजगार की संभावनाओं को भी लेकर आ रहा है। वो लेकर आ रहा है कि वो कितने लोगों की रोजगार बनेगी। वस्त्र और जूतों का डिमांड, उसके उत्पादन से फिर वहां पर आएगी रोजगार। ठीक है, अब इसका हमने प्लानिंग क्या किया, हमने प्लानिंग कुछ इस प्रकार से किया। फॉर एग्जाम्पल, हमने राजनांदगांव में वस्त्र और जूतों के लिए कोई पार्क खोल लिया, या फिर रायपुर में हमने अपैरल पार्क खोल दिया जहां पर वस्त्रों का उत्पादन होता है। ये किस प्रकार की चीज हुई, ये आपने क्यों किया? क्योंकि आपको अर्थव्यवस्था पर आपको पता है कि वस्तु बाजार में, कंज्यूमर मार्केट में डिमांड किसकी ज्यादा है, वस्त्र और जूतों का। ये डिमांड दिखा रहा है कि वस्त्र और जूते वाली जो इंडस्ट्री है, यहाँ पर जो उद्योग हैं वो रोजगार की संभावना को अधिक लेकर आ रहे हैं। इसलिए हमने रायपुर में क्या कर दिया, एक अपैरल पार्क खोल दिया जहां पर एक लिमिटेड एरिया में ही वस्त्र से संबंधित जितने भी वस्त्र के उत्पादन से संबंधित जितने भी कच्चे माल होंगे, रिसोर्सेज होंगे, उनकी अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए, उनकी उपलब्धता बढ़ाने के लिए, ताकि वो अच्छे से और उत्पादन कर सके, और उत्पादन ये होगा तो और रोजगार लाएगा, और वस्त्रों के उत्पादन को बढ़ने से अर्थव्यवस्था पर रोजगार होगा। इसलिए हमने उसको प्रोत्साहित करने के लिए रायपुर में अपैरल पार्क डाल दिया।
अब ये किस प्रकार की नीति? हमने नहीं, मतलब सरकार ने। तो ये किसकी नीति अब बता रहा है? ये बता रहा है सरकार की नीति। तो आंतरिक स्थिति में अब जो अगली स्थिति ये दर्शा रहा है, अगली जो चीजें बता रहा है वो सरकार की नीति के बारे में बता रहा है कि किस प्रकार की नीति सरकार ने बनाया है जीडीपी को आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ पर हमने देखा कि 500 में 50 वस्तुएं किस प्रकार के वस्तुओं का है, खाद्य से संबंधित। तो हमने राजनांदगांव में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग डाल दिया। अब छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग डाल दिया। क्यों डाल दिया? क्योंकि हमको दिख रहा है कि कुल 500 में से 50 रुपए का जो वस्तु है वो खाद्य से संबंधित है। मतलब इस प्रकार के वस्तुओं की मांग ज्यादा है। इसको प्रोत्साहित करो, इसको प्रोत्साहित करो कि इसका उत्पादन बढ़ेगा, इसका उत्पादन बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था पर रोजगार बढ़ेगा, और रोजगार बढ़ेगा तो लोगों की आय बढ़ेगी, और लोगों की आय फिर से क्या करेगी? जीडीपी को लेकर आएगी। किस प्रकार से जीडीपी को लाएगी ये हमने प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। तो सरकार ने यहाँ पर किस प्रकार की नीति बना दी, इसको देखकर यहाँ पर राजनांदगांव में हमने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग डाल दिया। तो हमने यहाँ पर क्या देखा? डिमांड भी देख लिया, सरकार की नीति भी देख ली। अब दूसरी बात ये समझते हैं, मान लीजिए कि डिमांड तो है, सरकार की नीति भी रोजगार या उत्पादन उन्मुखी है, लेकिन यहाँ पर वित्तीय संस्थाएं ब्याज दर अगर ऊंचा कर दे रही हैं लोन, तो क्या उससे जीडीपी बढ़ेगी? उसमें भी जीडीपी के बढ़ने पर भी धीमा असर दिखेगा। इसलिए जीडीपी किससे भी संबंधित होती है? वित्तीय संस्थाओं के द्वारा दिए गए ऋण पर ब्याज दर के ऊपर भी संबंधित होती है। जितना ब्याज दर कम होगा उतना ज्यादा निवेश होगा, और उतना क्या होगा? प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो ये जो जीडीपी है वो कंज्यूमर मार्केट में डिमांड, बैंकिंग सेक्टर में इंटरेस्ट रेट की दर और सरकार की नीति, इन तीनों चीजों को ही क्या बोला जा रहा है? आंतरिक स्थिति। तो ये जो उत्पादन है, ये जो जीडीपी वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य हुआ है वो आंतरिक स्थिति को भी दर्शा रहा है। पहला पॉइंट यहाँ पर क्लियर। दूसरी बात क्या हो रहा है? इट शोज ग्रोथ रेट ऑफ एनी इकोनॉमी ऑफ टेरिटरी। वृद्धि दर दर्शाता है। मान लीजिए पहले की पिछले साल की जीडीपी की मौद्रिक मूल्य 400 थी, अभी वो जीडीपी की मौद्रिक मूल्य कितनी हो गई? 500। तो यहाँ पर कितने नए वस्तुओं का उत्पादन हुआ है? 100 रुपए के नए वस्तुओं का उत्पादन हुआ है। तो 100 रुपए का नया उत्पादन, तो ये वस्तुओं पे उत्पादन किस प्रकार से पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर दर्शा रहा है। ये 100 रुपए के मात्र वस्तुओं का उत्पादन नहीं हुआ है, ये 100 रुपए के वस्तुओं की वजह से 100 रुपए के वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए और रोजगार का उत्पादन हुआ, और रोजगार का उत्पादन हुआ तो लोगों की आय बढ़ी, जिससे वस्तु बाजार में मांग बढ़ी, बैंकों में बचत बढ़ा, सरकार को टैक्स बढ़ा, इंपोर्ट बढ़ा। मतलब कि सिर्फ वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य पर 100 रुपए के नए वस्तु और सेवाओं के उत्पादन से पूरी की पूरी इकोनॉमी बढ़ गई। इसलिए जीडीपी किसी भी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर, पूरी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को भी दर्शाता है। क्लियर है? तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर लिखी हुई है वो है कंपैरेटिव एनालिसिस की। अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं जैसे IMF और वर्ल्ड बैंक जीडीपी के आधार पर अपने सदस्य देशों को रैंक प्रोवाइड करती है, रैंकिंग देती है। अब ये रैंक हमारे लिए क्यों जरूरी है? मान लेते हैं सबसे पहला रैंक मिला हुआ है यूएसए को, और 6th रैंक मिला हुआ है इंडिया को जीडीपी के आधार पर। तो ज्यादा अच्छा रैंक यूएसए का मतलब ज्यादा अच्छी आंतरिक स्थिति किसकी है? यूएसए की। ज्यादा बाजार में मांग यूएसए के, ज्यादा अच्छी वहाँ की बैंकिंग सेक्टर काम कर रही है, ज्यादा अच्छा वहाँ की सरकार की नीति काम कर रही है। किसकी तुलना पर? भारत की तुलना पर। तो जीडीपी के आधार पर जो यूएसए को फर्स्ट रैंक मिला वो उसकी ज्यादा अच्छी आंतरिक स्थिति को दर्शा रहा है। और ज्यादा अच्छी आंतरिक स्थिति क्या करती है? ये आकर्षित करेगी निवेश को। कोई भी निवेशक होगा, निवेश करने तभी आएगा जब उसको बाजार में मांग दिखेगा। निवेश करने तभी आएगा जब उसको पूंजी एक सस्ते ब्याज दर पर मिलेगी। निवेश करने तभी आएगा जब सरकार उत्पादन करने के पक्ष में होगी। तो इसलिए एक अच्छी रैंक एक इन्वेस्टर को आकर्षित करती है, और जब निवेश होगा तो प्रोडक्शन होगा, और ये फिर से एक प्रकार से इकोनॉमी की चेन को चला देगा। तो जीडीपी का डेफिनेशन और उसके ये 3 महत्व आपके 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए पर्याप्त होते हैं। जहां पर जीडीपी का मतलब क्या होगा? किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में एक निश्चित समयावधि पर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को हम जीडीपी कह रहे हैं। वो जीडीपी दर्शाएगा उस भौगोलिक क्षेत्र की आंतरिक स्थिति को। आंतरिक स्थिति से तात्पर्य है उस भौगोलिक क्षेत्र में वस्तु बाजार में किस प्रकार की वस्तुओं की मांग है, बैंकिंग सेक्टर किस प्रकार की ब्याज दर दे रही है, सरकार की नीति रोजगार या फिर उत्पादन के लिए किस प्रकार से पक्ष में है। फिर वो दर्शाएगा ग्रोथ रेट को। वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य पर वृद्धि, वो सिर्फ वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य पर वृद्धि नहीं, अपितु पूरे की पूरी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर्शाएगा, क्योंकि जीडीपी में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि का
असर क्या होगा? अर्थव्यवस्था के सारे पक्षों की वृद्धि पर होगा। कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए काम होता है, तुलनात्मक विश्लेषण के लिए काम होता है। किसी भी राष्ट्र की अच्छी रैंकिंग जीडीपी के आधार पर उसकी ज्यादा अच्छी आंतरिक स्थिति को दर्शाता है और निवेशक उससे आकर्षित होते हैं। तो जीडीपी का यहाँ पर टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जीएनपी के बारे में समझेंगे और समझेंगे कि जीडीपी से ज्यादा शुद्ध पिक्चर जीएनपी होने के बावजूद भी सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए जीडीपी क्या होता है, ये जानने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो पर आएंगे। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इस वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव देना चाहते हैं, अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का इस वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी अन्य विषय पर जानकारी चाहते हैं तो भी आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।